प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 108 तक देख चुके थे। इस फाइल में अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 109। 109 देखने से पहले 108 में दो बातें आपको और ऐड करनी है जो मैं वीडियो के अंदर भूल गया था, आप उनको थोड़ा ऐड कर लो। दो बातें कौन सी हैं? एक तो है पीठासीन अधिकारी की और एक है अपने गणपूर्ति कोरम की। ठीक है ना। पीठासीन अधिकारी तो वैसे तो मैं वहां बता चुका था कि लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा प्रिसाइड? ठीक है ना। तो कौन करेगा प्रिसाइड? पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष वो तो है ही। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं अगर अनुपस्थित है तो प्रिसाइड कौन करेगा? अपने उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ठीक है ना, मान लो कोविड काल में जैसे की जाती और ग्रसित है लोकसभा अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी, फिर प्रिसाइड कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है ना। राज्यसभा का जो सभापति है जिसको अपन उपराष्ट्रपति बोलते हैं वो कहीं भी सीन में नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए वो सीन में नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस लोकसभा अध्यक्ष, देन लोकसभा उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति भी नहीं है तो जितने भी सदस्य मौजूद हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि अध्यक्ष कौन, मतलब पीठासीन अधिकारी कौन होएगा। ठीक है ना। तो ये अपन को चार ऑप्शन है, मतलब चार एक वरीयता क्रम है, चारों ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष वो नहीं है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष वो भी नहीं है, तो राज्यसभा का उपसभापति जिसको अपन डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, और वो भी नहीं है तो उपस्थित सदस्य द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा कि भैया हम में से कौन पीठासीन अधिकारी बनेगा। ठीक है। तो और इसमें मैंने यहाँ काटा हुआ राज्यसभा का सभापति जो है जिसको अपन चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो कहीं भी सीन में नहीं है, चारों ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए। समझ गए? तो एक तो ये ध्यान रखना पीठासीन अधिकारी कौन होता है। वैसे तो देखो क्वेश्चन आता है, सीधा ही आता है अध्यक्ष, लेकिन बाई चांस जैसे मान लो डायनेमिक पूछे एग्जामिनर कि निम्न को क्रम में जचाओ संयुक्त अधिवेशन के पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और अपने उपस्थित सदस्यों के निर्णय के अनुसार। तो क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता अपने संयुक्त अधिवेशन का। ठीक है। तो एक तो ये बात उसमें जोड़ लो। दूसरी है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति 1/10 है। ठीक है, 1/10। वैसे अपन ने लोकसभा के संदर्भ में भी देखी थी, राज्यसभा के संदर्भ में भी देखी थी। ठीक है। तो और संयुक्त बैठक की भी गणपूर्ति क्या है? 1/10 है। अब सवाल ये आता है 1/10 किसकी? तो 1/10 किसकी? अब चूंकि संयुक्त बैठक हो रही है ना, तो दोनों हाउसों की टोटल स्ट्रेंथ की 1/10। दोनों हाउस मतलब लोकसभा की स्ट्रेंथ प्लस राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ, उसका 1/10। जैसे अभी मान लो आज की तारीख में संयुक्त बैठक होगी तो उसका क्वारम कितना होगा, उसकी गणपूर्ति कितनी होगी? तो अभी अपन जानते हैं कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ वो 550 है ना। एंग्लो इंडियन हटा दिए गए अब दो, तो 550 ही है। और राज्यसभा की 250 है, तो 550 और 250 अपन जोड़े तो ये हो जाएगा अपने 800, है ना। 550 और 250 जोड़े तो 800 हो जाएगा। 800 का 1/10 निकालेंगे तो 80। तो 80 आज की तारीख में एक क्वारम है अपने संयुक्त बैठक का। अब चूंकि अपन ने देखा कि लोकसभा के 500 है, 550 है और राज्यसभा के 250 है, तो लोकसभा में तो ऑलमोस्ट दुगने से ज्यादा है, तो लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है ना, ऐसे। ठीक है। यस, मान लो जैसे बुलाते तो राष्ट्रपति ने तो दोनों की सूचना जारी करी, राज्यसभा कोई आए ही नहीं बाई चांस, तो भी तो कर पाएंगे ऐसे। लेकिन दोनों की उपस्थिति ऐसे, और 1/10 किसका? दोनों का मिला के। जरूरी नहीं है कि भाई राज्यसभा का भी उसमें हो, कोई नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, सारे ऐसे 1/10 होनी चाहिए वैसे में, तो दोनों का मिला के यू, तो दोनों का मिला के 1/10, दोनों का देख लिया अपन ने 550 और 250, तो हो गया 800। ये देखो मैंने बताया 550 प्लस 250, 800 का 1/10 80। लोकसभा चूंकि ज्यादा सदस्यता है, 550 है, 250 500 उससे भी मतलब जस्ट डबल से भी ज्यादा है, इसलिए लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है संयुक्त बैठक के रूप में। फिर कार्यवाही नहीं है तो अपन ने देख ही लिया था यहां से, मतलब ये दोनों बिंदु बस नए हैं। तो एक बार आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना प्लीज इसको, है ना, ये रह गया था, नीचे ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो बाकी सब अपन ने देखा हुआ सब है। ठीक है। तो ये तो था आर्टिकल 109। अपन अपनी फाइल स्टार्ट करते हैं 109 में।
आओ अब अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 109। ठीक है, 109 और 110 बहुत ही प्यारे अनुच्छेद है, काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस दोनों में काफी पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो इंटरव्यू में भी काफी पूछते हैं, है ना, तो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा, काफी अच्छी चीज इसके अंदर है, अपन देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 109 और आर्टिकल नंबर 110 जो है ये दोनों लिंक में है, दोनों का संबंध धन विधेयक से है, मनी बिल से है, ठीक है ना। लेकिन पहले तो सबसे पहले देखो एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं वो बताता हूं। आर्टिकल 109 और 110 दोनों का संबंध मनी बिल से है। एक 109 और 110 दोनों का संबंध मनी बिल से है। लेकिन देखो क्या है, 109 के अंदर जो है ना प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर किसमें, प्रोसीजर 109 में है और 110 में परिभाषा है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कॉमन सेंस ये लगाता है कि प्रक्रिया बाद में आती है, परिभाषा पहले आती है, कॉमन सेंस ये लगाता है, तो वो क्या करता है 9 में चिपका देता है परिभाषा और 10 में चिपका देता है प्रोसीजर, ये गलती हो जाती है एक तो, ठीक है। तो इसमें क्या पहले प्रक्रिया है, पैसे पहले, पैसे प्रक्रिया, ठीक है, परिभाषा बाद में, तो पहले प्रक्रिया इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया जान लो तो सब कुछ जान लिया अपन ने। तो 109 में धन विधेयक की क्या है, प्रक्रिया है, और 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है, मनी बिल की परिभाषा है। तो मनी बिल का प्रोसीजर इज लेट डाउन इन आर्टिकल 109 एंड मनी बिल डेफिनेशन इज हैज बीन लेट डाउन इन आर्टिकल 1010, मतलब 110, मतलब 110 यूएस है ना, 1010 गलत बोलिए, 1010 तो है नहीं, तीसरे बचाना तो पूरा ही, तो 109 एंड 110। तो 9 में प्रक्रिया, 10 में है परिभाषा, ठीक है। अब देखो पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 109 पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात इसके अंदर प्रक्रिया आएगी, तो देखो धन विधेयक की प्रक्रिया लिखी हुई है, मनी बिल का प्रोसीजर, ठीक है, ये पहली चीज तो यही समझने वाली बात। अब देखो प्रक्रिया क्या है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल सर आ गए इसके अंदर। पहले माइक्रो के रूप में आपको समझा देता हूं। सबसे पहला बिंदु है पुरस्तापित, ये इंट्रोड्यूस कहां होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ये राज्यसभा लिख के काटा हुआ है, ये राज्यसभा लिखा हुआ है, राज्यसभा लिख के काटा हुआ है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अनुच्छेद 109 चालू होते ही जो प्रक्रिया का उसमें बढ़ते ही लिखा हुआ है कि ये पुरस्तापित राज्यसभा के अंदर नहीं होएगा, समझ रहे हो। तो इसका फिर एक गर्भित का सेंस निकलता है कि लोकसभा में पुरस्तापित होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि धन विधेयक लोकसभा के अंदर पुरस्तापित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अभी आप पहले समझो क्या है कि ये देखो समझने वाली बात क्या है कि धन विधेयक जो है वो इंट्रोड्यूस, पुरस्तापित या सबसे पहले जो पेश होएगा कहां होएगा, लोकसभा में होएगा, ठीक है ना। ये है, ये बेसिक चीज है, लेकिन ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। तो सर फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो तो फिर सबको ये क्यों ऐसे बोलते हैं कि सर ये धन विधेयक लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में पेश हो सकता है, लोकसभा में पुरस्तापित हो सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये, समझ रहे हो। ये निष्कर्ष निकाला हुआ है। निष्कर्ष कैसे निकाला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि धन विधेयक राज्यसभा के अंदर पुरस्तापित नहीं होएगा। विश्वास नहीं होता तो मैं दिखा देता हूं, ये लो, अपने ये मनगढ़ंत चीजें थोड़ी चलती हैं इसके अंदर, ये लो, ये बेयर एक्ट का, इसलिए तो मैं बेयर एक्ट पे शिफ्ट इसीलिए तो है अपन, देख लो क्या लिखा हुआ, पढ़ लो। 109 धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया एक ही चीज है, धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित इंट्रोड्यूस नहीं होगा, पुरस्तापित नहीं किया जाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब कहीं लिखा हुआ है क्या इसमें, देखो अब फिर आगे लिखा हुआ है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित, या तो पारित की बात आ गई, बात सिर्फ यह पुरस्तापित की अपन कर रहे हैं, पुरस्तापित कहां होएगा, पेश इंट्रोड्यूस कहां होएगा, तो बुक्स में तो लिखा हुआ है लोकसभा में होएगा, कि केवल लोकसभा में होएगा। तो वो इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि भाई राज्यसभा में नहीं होगा तो फिर कहां होएगा, फिर लोकसभा में होएगा। लेकिन ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है कि वो पुरस्तापित लोकसभा में होएगा, है ना। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लो अभी तक तो ये फैशन आता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन रहते थे, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन। लेकिन अब क्वेश्चन ये आए कि अनुच्छेद 109, क्योंकि वो समय आ गया, अब ऐसे क्वेश्चन होगा। अनुच्छेद 109 में मनी बिल के पुरस्तापन के संदर्भ में निम्न में से कथन कौन सा अंकित है, वहां पे क्या पूछा उसने कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के पुरस्तापन के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है? अब उसमें कथन यूं लिखा हुआ है, ऑप्शन ए ऑप्शन लिखा हुआ है कि धन विधेयक लोकसभा के अंदर प्रस्तावित होएगा। बी ऑप्शन है कि धन विधेयक राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित होएगा। सी ऑप्शन ये है कि धन विधेयक राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित नहीं होएगा। और डी ऑप्शन ये है कि निम्न में से कोई सा ही नहीं। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, है ना, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, पहली बार आप जैसे धन विधेयक वगैरह तो पढ़ रखा, लेकिन पहली बार आप बेयर एक्ट में देख रहे हो, तो 100% मतलब ये सुनने से सुना नहीं जब तक आपने, तो 99% स्टूडेंट आंसर लगाएगा ऑप्शन ए। ए में क्या था कि धन विधेयक लोकसभा के अंदर प्रस्तावित होता है। वो सही है कथन, लेकिन वो संविधान की टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है 109 में। 109 में, है ना, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के पुरस्तापन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य अंकित है संविधान के अंदर? ये ऑप्शन ए, धन विधेयक केवल लोकसभा के अंदर प्रस्तावित होगा। ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित होगा। ऑप्शन सी है कि धन विधेयक राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित नहीं होगा, है ना। तो संविधान के अंदर क्या वर्णित है? संविधान के अंदर तो सी ऑप्शन वर्णित है कि राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित नहीं होगा। उसका निष्कर्ष ये निकाला गया संविधान विशेषज्ञों द्वारा या बुक्स के ऑथर के द्वारा कि धन विधेयक केवल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। वो निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि नहीं है? क्योंकि निष्कर्ष वाले क्वेश्चन तो जमाना हो गया एग्जामिनर को पूछते, अब समय उसका आ गया है। ऐसे ध्यान देना हम लोग को, ठीक है ना। ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता रहा हूं, सिर्फ जिस स्टूडेंट ने बेयर एक्ट पढ़ा है वो इसका आंसर सी लगाएगा। क्या कि संविधान 109 में ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित नहीं होगा। आगे वाला जो पैराग्राफ है उसमें तो पारित किए जाने के पश्चात लिखा हुआ है कि लोकसभा जब पारित कर देगी, प्रस्तावित नहीं लिखा हुआ कहीं भी। तो ये ऐसे जानो ये। और ये चीज कब समझ में आती है? जब आप ओरिजिनल बेयर एक्ट से पढ़ते हो आर्टिकल। बुक से पढ़ोगे तो बुक में तो बिठते ही वही चीज लिखी हुई है सारी, लोकसभा के अंदर पेश होगा, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होगा, लोकसभा के अंदर प्रस्तावित हो सकता है। बुक से नहीं, ऐसे बेयर एक्ट के यही फायदे हैं, ऐसे, ठीक है। यूं तो सबसे पहला तो यही हो गया, प्रस्तावित कहाँ होगा, जब मैं बता रहा था शुरू के अंदर ही। है ना, प्रस्तावित कहाँ नहीं हो सकता? राज्यसभा के अंदर नहीं होगा, ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसमें गर्भित चीज के आगे कि ये प्रस्तावित लोकसभा के अंदर ही हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये प्रस्तावित हो सकता है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। राष्ट्रपति का अपन पढ़ेंगे अभी ओरिजिनल एक्ट के अंदर। तो दो चीजें यहाँ, मतलब तीन चीजें आ गई मेन प्रस्तावित के संदर्भ में। राज्यसभा के अंदर प्रस्तावित नहीं होगा जैसे संविधान में लिखा हुआ है। गर्भित चीज ये निकल के आ गई कि लोकसभा के अंदर प्रस्तावित हो सकता है, और लोकसभा में प्रस्तावित होने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें लेनी होती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की चूंकि पूर्व अनुमति ले लेते हैं ना, तो ये कहाँ काम आती है? ये अनुमति लास्ट में काम आती है। लास्ट में कैसे काम आती है कि जब ये संसद के दोनों सदनों से जब पास हो जाता है, मतलब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा नहीं भी करे तो भी ऑटोमेटिक माना जाता है। अगर 14 दिन के बाद, अगर 14 दिन में नहीं करती राज्यसभा तो ऑटोमेटिक पास माना जाता है। फिर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति भी इसको रोक नहीं सकता धन विधेयक को। ये क्वेश्चन आता है ये कि धन विधेयक जब राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो क्यों उसको अनुमति देनी होती है पहली बार के अंदर, वापस लौटा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको पुरस्तापित करने से पूर्व, धन विधेयक को लोकसभा में पुरस्तापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व सिफारिश आवश्यक है कि नहीं? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन लोकसभा। प्रायर रिकमेंडेशन, पहले से सिफारिश होनी चाहिए राष्ट्रपति की, ठीक, हाँ इंट्रोड्यूस किया जाए, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति को इस पे अनुमति देनी होती है जब संसद के दोनों सदनों में पास करने के बाद इसके पास जब पहुंचाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के पास। समझ गए? तो ये इसलिए आवश्यक है। फिर अपन देखते हैं कि ये जो है, फिर नेक्स्ट अगला बिंदु है विधेयक का प्रकार। ये विधेयक किस तरह का है? ये विधेयक सरकारी विधेयक है। तो जैसे अपन ने देखा था अनुच्छेद 107 के अंदर जब अपन देख रहे थे कि कैसे कानून निर्माण संसद करती है, तो उसमें अपन देखा सरकारी विधेयक क्या, जिसको केवल मंत्री ही पेश कर सकता है, सरकारी, है ना। जिसे सरकारी विधेयक कौन सरकारी सदस्य का मतलब जिसको जो मंत्री या सरकार में वो सरकारी सदस्य, केवल मंत्री पेश कर सकता है इसको। कहने का मतलब ये गैर सरकारी सदस्य मतलब निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश नहीं हो सकता। निजी सदस्य कौन होता है? मंत्रियों के अलावा जितने भी हो सारे निजी सदस्य हैं, ठीक है। तो सरकारी विधेयक का इसका प्रकार कैसा? सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल होता है। फिर देखो राज्यसभा में इसके बारे में क्या प्रावधान है। अपन देखो क्या देखते हैं
कि राज्यसभा क्या है, इसको अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, है ना। इन शब्दों को पकड़ो, आप समझो। राज्यसभा इसको अस्वीकृत, रिजेक्ट नहीं कर सकती और संशोधित इसको अमेंड नहीं कर सकती। तो फिर राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है, ओनली रिकमेंड कर सकती है, रिकमेंडेशंस दे सकती है कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ना अस्वीकृत कर सकती, ना संशोधित कर सकती, केवल क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। ये तीनों वर्ड पकड़ो आप, केवल सिफारिश, ओनली रिकमेंडेशन कर सकती है, ठीक है। रिकमेंडेशन करने के लिए भी कितने दिन इसको दिए जाते हैं? मात्र 14 दिन। कितने दिन? मात्र 14 दिन, ठीक है। अब ये 2 सप्ताह नहीं लिखे हुए हैं, अब उन बात दिमाग में मत लगाओ 2 सप्ताह है नहीं, या 14 दिन लिखा हो तो 14 दिन आंसर है उसका, ठीक है। 14 दिन दिए जाते हैं। तो अब 14 दिन के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो राज्यसभा हाँ कर देगी, ठीक है यार तुमने जैसे दे किया है हम मान लेते हैं, ठीक है सिफारिश के साथ ही हूं, या राज्यसभा ना कर सकती है। 2 ही तो चीज होंगी, या तो हाँ या ना यार, उसके अलावा क्या होगा। तो अगर हाँ कर देती है राज्यसभा 14 दिन के अंदर, यदि हाँ कर दिया राज्यसभा ने 14 दिन में, तो सिफारिशों के संबंध में लोकसभा, मतलब सिफारिश दे दी उसने, अब इन सिफारिशों को मानना या नहीं मानना ये लोकसभा का स्वयं का विवेक है कि इन सिफारिशों को माने या नहीं माने, लोकसभा का निर्णय अंतिम होगा उसके अंदर, ठीक है। पहली चीज तो ये सिफारिश साथ उसने दे दिया, तो लोकसभा चाहे तो मानेगी चाहे नहीं मानेगी। और अगर 14 दिन के अंदर नई सिफारिश दे, रखे अपने पास, कुछ ही नहीं करे, यदि ना, तो क्या 14 दिन पश्चात दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, ऑटोमेटिक वो पारित माना जाएगा अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा कुछ भी नहीं करती है। तो देखो, अगर सिफारिश यदि हाँ है तो भी सिफारिशों को मानना नहीं मानना लोकसभा का निर्णय अंतिम है, यदि ना है तो दोनों सदनों से ऑटोमेटिक पारित माना जाता है, ऐसे। फिर दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ये कौन सील लगाता है उसके ऊपर कि दोनों सदनों से पारित हो गया? ये लोकसभा अध्यक्ष लगाता है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये 14 दिन वाला आंकड़ा काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा कितने दिन रख सकती है? 14 दिन रख सकती है। राज्यसभा को क्या शक्ति है? तो इसमें राज्यसभा को अस्वीकृत करने की शक्ति नहीं है, संशोधित करने की शक्ति नहीं है, राज्यसभा सिर्फ उसमें सिफारिश कर सकती है। लेकिन उन सिफारिशों को मानना नहीं मानने का जो निर्णय है वो निर्णय अंतिम होता है लोकसभा का, ठीक है। ये चीज है। फिर राष्ट्रपति अपन देखते हैं क्या कि राष्ट्रपति को जब पेश किया जाए तो राष्ट्रपति को अनुमति देना आवश्यक है, वापस नहीं लौटा सकते, ना रख सकते अपने पास, पहली बार में आपको यस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की क्या ली गई थी? पूर्व अनुमति ली गई थी। तो मैंने बताया था ये पूर्व अनुमति कहां काम आएगी? ये लास्ट में काम आएगी, जब सदन दोनों सदनों से पारित होकर वो जाएगा राष्ट्रपति वार्ता। समझ गए? ऐसे है ये चीज, ठीक है। तो ये अपने माइक्रो थे 109 से संबंधित में जो थी ये प्रक्रिया अपन ने देखी। तो प्रक्रिया देखो समझ में आई ना? प्रक्रिया क्या? राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं हो सकता, केवल लोकसभा में हो सकता है, लेकिन संविधान में तो सिर्फ इतना राज्यसभा के अंदर प्रस्तापित नहीं हो सकता। फिर राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक है, ठीक है, पूर्ण अनुमति मिल गई। फिर केवल सरकारी सदस्य इसको पेश कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा से पारित हो गया, फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, तो राज्यसभा क्या कर सकती है इसमें? राज्यसभा ना तो इसको अस्वीकार कर सकती, ना संशोधित कर सकती, राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। फिर इन सिफारिशों को मानना है नहीं मानना है इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। और यदि 14 दिन के अंदर नहीं किया, है ना, सिफारिश कर सकती है वो भी सिर्फ 14 दिन के अंदर, अगर कर दिया तो उनको मानना नहीं मानना अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का, मतलब लोकसभा का। और यदि 14 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए पेश किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना आवश्यक है, क्योंकि उसको लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली गई थी, प्रायर रिकमेंडेशन राष्ट्रपति की ले ली गई थी। समझ गए? ये प्रक्रिया है सिंपल से, ऐसे, ठीक है। फिर बेयर एक्ट में जैसे जो लिखे हुए हैं वो मैंने आपको जैसे बता ही दिया, थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूं जिससे कोई संकट नहीं रहे। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें गर्भित क्या चीज है? इंप्लाइड क्या है कि लोकसभा में होगा। फिर देखो, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित, है ना, पास किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा तथा राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। लोकसभा का निर्णय अंतिम है सिफारिशों के संदर्भ में, मतलब राज्यसभा की सिफारिशों के संदर्भ में। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया समझा जाएगा।
यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, राज्यसभा ने जो सिफारिश करी उन्हें लोकसभा मान सकती है या नहीं भी मान सकती, या मान सकती है या नहीं मान सकती, ठीक है ना। नहीं मानेगी तो भी वो विधेयक पारित माना जाएगा। कहने मतलब लोकसभा का निर्णय अंतिम है। पांचवा बिंदु क्या बोलता है, यदि लोकसभा द्वारा पांचवा बिंदु क्या है, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रत्याशित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा, ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, है ना। जैसा राज्यसभा को भेजा था लोकसभा ने उसी रूप में पारित समझा जाएगा अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई भी उस पर डिसीजन नहीं लेती है तो कहने का मतलब राज्यसभा की पावर ऑलमोस्ट गौण है धन विधेयक के संदर्भ में। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि क्या है, धन विधेयक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक होता है, मुद्रा से संबंधित होता है, तत्काल बजट को टाइम पे पास कराना जरूरी, बजट भी धन विधेयक ही है ना। तो इसलिए लोकसभा को उसमें एब्सोल्यूट पावर है। और दूसरा क्या है, लोकसभा जनप्रतिनिधियों का सदन है, ठीक है, जो डायरेक्ट जनता से चुन के आते हैं। भाई राज्यसभा वाले तो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं जनता से, राज्यसभा के सदस्यों को तो वो चुनते हैं जिनको जनता चुनती है, मतलब अपने एमएलए और एमपीज, ठीक है। और जबकि लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसलिए लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। फिर अमेरिकी क्रांति में आप एक नारा था, जैसे देखो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बगैर करारोपण नहीं, कि मतलब संसद को अधिकार करारोपण का तभी है जब वो रिप्रेजेंट करते हो लोगों को। संसद लोगों से टैक्स तभी कलेक्ट कर सकती है जबकि वो संसद लोगों द्वारा चुनकर ही बनी गई हो, मतलब लोगों द्वारा चयनित लोग ही जब शासन करेंगे संसद में तभी संसद को लोगों पे करारोपण या कर लगाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये किस क्रांति से निकल के आई थी, अमेरिकी क्रांति से बात निकल के आई थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बगैर करारोपण नहीं, ऐसे है। इसलिए लोकसभा को एब्सोल्यूट पावर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा को क्यों एब्सोल्यूट पावर है, क्योंकि ये लोकप्रिय सदन है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 109 में और 2-3 बातें देख लेते हैं एक बार। क्या, संविधान के अनुच्छेद 109 में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया उल्लेख है, जो कि निम्नलिखित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में, अभी बुक्स में देखो ऐसे लिखा रहता है, बुक्स या नोट्स के अंदर डायरेक्ट ये लिखा रहता है केवल लोकसभा में, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है तो तुम मेरे को ये बता, तो वहां वो है कि राज्यसभा प्रस्तावित नहीं होगा, है ना। तो देखो, केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, इसे केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, निजी सदस्य नहीं कर सकता। लोकसभा में पारित होने के बाद इससे राज्यसभा को विचारार्थ भेजा जाता है। वह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है, वो भी कितने दिन के अंदर, 14 दिन के भीतर उसे स्वीकृति देनी होगी, अन्यथा राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाएगा। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा किसी सिफारिश स्वीकार करे, है, लोकसभा का निर्णय अंतिम है। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती है तो फिर इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति काफी सीमित है और लोकसभा की शक्ति काफी असीमित है। क्यों? क्योंकि लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, लोकसभा के अंदर शासन वही करते हैं जो जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, इसलिए उनको अधिकार है जनता पे करारोपण लागू करने का। जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति अवश्य अपनी स्वीकृति अवश्य ही दे देता है, वह इसे रोककर या इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। तो राष्ट्रपति पास कोई अधिकार नहीं है इसको लौटाने की, भाई तुमसे पहले पूछ लेगा तो पेश कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आपकी यस पहले इसमें इंप्लाइड है क्योंकि हमने आपसे पहले ही पूछ लिया था ऐसे, ठीक है। तो ये थी बात, देखो इसके अंदर तो ये माइक्रो देखा और ये देखा अपन ने इसमें।
ठीक है, तो 109 का तो ये था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आएगा अपने 110, ठीक है। तो 109 में तो प्रक्रिया के रूप में अपन ने देख लिया, ठीक। तो 109 का मैंने आपको एक बुकिश टेक्स्ट भी बताया, एक बेरेक्ट का टेक्स्ट भी बताया और माइक्रो के रूप में भी बताया। मेन जो आपको गढ़ फतेह कराएगा ना हर 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 विजय, हर हर जीत जो दिलाएगा, हर हर जीत दिलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइक्रो ही। ऐसे तो इसको बनाओ, ठीक है। तो ये अपन ने 109 की में प्रोसीजर देखा, माइक्रो के रूप में रिवीजन करो, क्वेश्चन देखेंगे उससे और समझ में आएगा, ठीक है। ओके।